दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आनंद आएगा आपको। जैसा कि आप बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर कि आज का टॉपिक हमारा डिटरमिनिज्म से संबंधित है। आने नियतिवाद पर आधारित आज मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूं। तो आप सिर्फ ये वीडियो को यदि ध्यान पूर्वक सुन लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको फिर दोबारा जो है विशेष रूप से जो है पढ़ने की आवश्यकता कम पड़ेगी। आप एक बार जब चलते चलते आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो है दिमाग में सारी बातें अट जाएगी। तो मैं प्रयास कर रहा हूं आपको नियतिवाद पर विभिन्न महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करने के लिए। तो नियतिवाद जो डिटरमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म और नेचुरलिज्म, मुख्य रूप से नियतिवाद, निश्चयवाद और प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। ये सभी जो है एक ही तथ्य पर आधारित है, अर्थात प्रकृति की बातों के इसमें जो है मुख्य रूप से समावेश है और यही प्रकृतिवाद की चर्चा होगी, यही नियतिवाद की चर्चा होगी। दोस्तों तो प्रकृतिवाद की चर्चा करने से पहले मैं ये जो लिख दिया हूं बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से, इस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। तो प्रकृति, इसमें प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये विभिन्न परीक्षाओं में आ चुका है। यहां तक कि जो है आप देखें तो नेट ये सब में भी आता है, ठीक है, और बाकी छोटे छोटे परीक्षा में तो आता ही आता है। आपका जो है बीए लेवल में आएगा आपको, तो आएगा आपको कि इनमें से, ये तो मैं टोटल दिया हूं, आपको आएगा कि कौन जो है नियतिवाद के समर्थक हैं, तो आप ढूंढते रह जाएंगे। इसमें आएगा कि ये नियतिवाद के समर्थक हैं तो कहां के हैं, ये भी परेशानी वाली बात होगी। इसलिए मैंने जो है बहुत प्रयास करके एक जगह सबों को संग्रहित करके आपके सामने देने का काम किया। तो देखेंगे बहुत जल्दी देखेंगे हम लोग कि नियतिवादी समर्थक जो हमारे भूगोलवेता हैं उनमें हिप्पोक्रेटस, अरस्तु और स्ट्रेबो महोदय, ये मुख्य रूप से यूनानी भूगोलवेता हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और रेडजेल, ये मुख्य रूप से जो है जर्मन भूगोलवेता हैं। देखें बोदेन, मोंटेस्क्यू, डिमोलिंस, और ये जो है हमारे कहां के हैं, फ्रांसिस भूगोलवेता हैं। अब आते हैं कुमारी सेम्पुल, एक लौता अमेरिकी भूगोलवेता जो रेडजेल की शिष्या थे और रेडजेल के विचारों से ओतप्रोत थी, काफी प्रभावित थी। वैसे भी स्वाभाविक है, गुरु के प्रभाव से चेला प्रभावित होना चाहिए और यही प्रभाव रेडजेल की शिष्या कुमारी सेम्पुल को जाता है। दोस्तों ठीक है, उसके बाद कांट महोदय जो रशियन, किरचॉफ पर्शियन, जिन वोटिन, हैकल और बकर, ये महत्वपूर्ण जो है हमारे नियतिवादी विचारधारा के मानने वाले हैं। ये नियतिवाद के बाद संभववाद और नवनिश्चयवाद और प्रासंभववाद की भी चर्चा मैं करूंगा, अलग अलग वीडियो दूंगा। तो आज मैं अभी जो है सिर्फ नियतिवाद पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो जैसा आप जानते हैं कि जिस समय से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इस पृथ्वी पर जब मानव आया तो वह प्रकृति से ओतप्रोत रहा और प्रकृति के आंचल में ही जो है पला बढ़ा और जो है खेला। तो इस संदर्भ में भौतिक वातावरण किस सीमा तक कितना प्रभावित करता है मानव को, उनकी क्रियाओं को, उनके क्रियाकलापों को, आज तक यह जो है स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं बन पाया। ठीक है, कि कितना मानव को प्रभावित करता है या प्रकृति कितना प्रभावित करता है। फिर भी नियतिवादी विचारधारक को हम देखेंगे अभी, तो नियतिवादी विचारधारकों का मानना है कि किसी न किसी रूप से भौतिक वातावरण मानव और मानव के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। तो नियतिवादी विचारधारकों का मानना है, क्या मानना है, कि मानव प्रकृति का दास है। क्या है
कि मानव प्रकृति का क्या है, दास है, और प्रकृति जैसे चाहती है मानव को उसी अनुसार ढालती है, और मानव भी उसी के अनुसार ढलता है, प्रकृति के अनुसार जो है सारे कामों को वो करता है। तो इसी संदर्भ में हिप्पोक्रेटस महोदय ने ईसा से 460 वर्ष पूर्व, हिप्पोक्रेटस महोदय ने ईसा से 460 वर्ष पूर्व एयर, वाटर एंड प्लेस, क्या, हवा, पानी और स्थान पर विचार दिया। और उन्होंने जो विचार दिया, क्या कहा कि यूरोपियन और एशियाई लोगों में यदि देखा जाए तो यूरोपियन अलग पाए जाते हैं और एशियाई अलग पाए जाते हैं। कारण उस पर हवा, पानी और स्थान का प्रभाव प्रकृति डालती है, इसलिए उसमें अंतर है। अब प्रकृतिवाद की तो चर्चा हो ही रही है दोस्तों, तो सभी विद्वानों ने, जितने विद्वान का जो है, मैं भूगोलवेताओं का नाम लिया तो किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण जो विद्वान हुए, भूगोलवेता हुए, उसके संक्षिप्त बातों को रखूंगा। तो अरस्तु महोदय भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में क्या कहा कि यूरोप के शीत प्रधान देश के निवासी कैसे होते हैं, यूरोप में जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं वो कैसे होते हैं, बहादुर होते हैं, किंतु क्या होते हैं, विचारों एवं तकनीकी गुण में जो है उनकी कमी होती है। उनका विचार और तकनीकी गुण क्या होता है, कुछ कम पाया जाता है, भले ही वो बहादुर होते हैं। तो ठीक इसी के उल्टा एशियाई लोगों के बारे में क्या विचार दिया, उन्होंने कहा कि ये काफी विचारवान और कुशल होते हैं। कैसे होते हैं, ये काफी विचारवान, उनके विचार उत्तम होते हैं और कुशल होते हैं, लेकिन क्या होता है, इनमें उत्साह की कमी नजर आती है, उसमें उत्साह उतना नजर नहीं आता है। देखेंगे कि और सब में जो है उत्साह आता है, लेकिन एशियाई लोग बोलेगा अरे ठीक है हम काम कर रहे हैं, उतना उत्साह ही नजर नहीं आता है। जिस कारण एशियाई लोग क्या करते हैं, अपनी दास्ता और गुलामी से जकड़े हुए रहते हैं। यही कारण मैं कहूं तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहा कि कई 100 वर्षों तक भारत दूसरे के अधीन रहा, हम गुलाम रहे। यही हमारे उदासीनता और उत्साह में कमी यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और यूनानी वासियों को अब देखें, यूनानी वासी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यूनानी वासी को क्या है कि मध्य द्वीप बीचों बीच, तो बीचों बीच है जो बॉर्डर पर रहता है, तो बॉर्डर के उधर का भी प्रभाव और बॉर्डर के इधर का भी प्रभाव, यानी दोनों तरफ का जो है बॉर्डर का जो है वो मजा लेता है, तो दोनों तरफ के गुण आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यूनानी वासी लोग के साथ भी यही हुआ। क्या हुआ कि मध्य द्वीपीय जो भाग में रहे, जिस कारण दोनों विशेषताएं पाई गई। एक तरफ तो वो चुस्त दुरुस्त और साहसी किस्म के, दूसरे ओर विचारवान किस्म के और कुशल प्रवृत्ति के हुए। ठीक है, तो अब आते हैं आगे, हम लोग स्ट्रैबो महोदय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो स्ट्रैबो महोदय रोमन साम्राज्य की संपन्नता का प्रमुख कारण क्या बतलाया, रोम जो अपना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अपने संपन्नता को लिए हुए साम्राज्य जो बना हुआ है, उसकी संपन्नता का क्या कारण है, वो हर एक मामले में परिपूर्ण है। उसका क्या कारण है, एक कारण उसका है धरातलीय स्वरूप, दूसरा कारण उसका जलवायु और तीसरा कारण उसका आकार, यानी रोम का जो आकार, जलवायु और धरातल है, उसके कारण रोम साम्राज्य काफी संपन्न है। तो इमैनुअल कांट महोदय ने क्या कहा है नियतिवाद के संबंध में कि गर्म क्षेत्र के निवासी क्या होते हैं, आलसी होते हैं, और वैसे भी देखें और डरपोक भी होते हैं। अभी देखें सचमुच में गर्मी है, इतना उमस होता है, दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, लोग सोते ही रहता है और आलस ही नजर आता है। क्या करें, कौन सा काम करें, गर्मी आ रही है। और ठंडे प्रदेश में देखें एकदम चहलकदमी है, उसे जो है सुबह से लेकर के शाम तक उसमें उसके शरीर में चुस्ती फुर्ती रहती है। और गर्म प्रदेश में देखा तो क्या है, आलस ही आलस है और वो डरपोक स्वभाव के भी होते हैं। तो रेडजल महोदय की अब चर्चा करते हैं। तो रेडजल महोदय ने क्या कहा नियतिवाद के संदर्भ में कि पार्थिव एकता है, ये अपने सिद्धांत को पार्थिव एकता का सिद्धांत
दिया और उसमें बोला कि मानवीय प्रकृति अपनी मस्तक आकाश में जितना चाहे ऊंचा कर सकता है। ठीक है, जितना मन हो मानव को पक्षी के तरह आकाश में विचलन कर सकता है, लेकिन मानव का पैर कहां पड़ेगा? इस धरती पर ही पड़ेगा। इसी धरती पर टिका हुआ है और धूल को धूल के रूप में ही परिवर्तित करना होगा और विलीन होना होगा। अर्थात रेडजल महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, गागर में सागर भरने वाली बात कही है। इन्होंने क्या कहा है? छोटे से बात, पार्थिव एकता की बात, कि पृथ्वी में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी एकता है कि आप जितना उड़ान भर लो, ऊपर जितना उड़ना है आप उड़ लो, लेकिन आपका पैर जमीन पर ही रहेगा। और इस संदर्भ में जो है एक गाना भी आप लोगों ने सुना होगा कि कहा गया है कि दुनिया वाले दुनिया को है एक दिन जाना मिट्टी में। इसलिए इन्होंने कहा कि आप जितना भी ऊंचा उड़ान भर लो, लेकिन आपका पैर इसी जमीन पर रहेगा। इसी जमीन में जो है आपको विलीन हो जाना होगा। तो रेडजल के बाद में कुमारी सैंपल है ना, सैंपल महोदय की चर्चा मैं कर दे रहा हूं। तो कुमारी सैंपल कहां पीछे रहती? जब गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कह दिया रेडजल महोदय, तो उनके चेला कैसे पीछे रहते? तो चेला ने कहा कि ठीक गुरुजी, जो आप बोल रहे हैं मैं आपकी बातों को तहे दिल से समर्थन करता हूं। आपकी बातों में जो है दम है, आप सही बोल रहे हैं कि मानव जितना भी चाहे ऊंची उड़ान भर सकता है, लेकिन उसकी जमीन पर ही पैर टिकेगी। तो इस संदर्भ में क्या है कि कुमारी सैंपल ने क्या कह दिया? बड़ी बड़ी बातें कर दिया है कुमारी सैंपल महोदय ने। दोस्तों, निश्चयवाद का ये प्रबल समर्थक थी और यदि माना जाए तो मुख्य रूप से प्रकृतिवाद को आगे बढ़ाने में जो है कुमारी सैंपल का काफी योगदान रहा है। और इन्होंने जो है नियतिवाद को प्रबल रूप से जो है समर्थन किया है। तो इन्होंने क्या कह दिया है कि मानव को प्रकृति का दास कह दिया है, कि मानव प्रकृति का दास है, मानव मोम का पुतला है, मानव कठपुतली है। प्रकृति उसे जैसे चाहती है वो कठपुतली की तरह जो है धागे में फंसाए हुए है और उस कठपुतली के नाच के तरह मानव को जो है इस पृथ्वी पर प्रकृति, नियतिवादी प्रकृति जो है हमें ये नचाती है। जैसे उदाहरण देते हैं कैसे प्रकृति का दास है। तो अब ठंडे के समय है दोस्तों, तो ठंडे के समय में देखते हैं एकदम ठिठुरन महसूस होती है कि नहीं होती है? हम प्रकृति से लड़ नहीं सकते हैं, हम उसके अनुकूल ही रहने को विवश हो जाते हैं। बोलते चलो भैया ठंडा कर दिया तो थोड़ा गरम गरम कपड़ा पहन करके जान बचाते हैं। कि ठंडा को हम गर्मी में बदल देते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। प्रकृति जितनी बड़ी ताकत के साथ में हमारे सामने खड़ी है, हम मानव बौना है, ये हमारे नीतिवादियों का कहना है। तो आंधी के समय में ही देख ले, अभी देख लीजिए जीता जागता उदाहरण, चक्रवात आ रहा है, अलर्ट है, सारे लोग अलर्ट है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि या तो हवा हो या तो वर्षा हो या प्राकृतिक अन्य दशाएं हैं, इस पर मानव का नियंत्रण नहीं हो पाता है। किसी न किसी रूप से जो है प्रकृति इसे प्रभावित करती है। इसीलिए जो है इन्होंने क्या कह दिया है कि पर्वत निवासी लकीर का फकीर है। अरे वाह, ये क्या बोल दिया इन्होंने कि पर्वत पर रहने वाले लोग क्या है? लकीर का फकीर है। और वो वातावरण में परिवर्तन कर पाना उनके बस की बात नहीं है, उनकी ताकत नहीं है कि जो है वातावरण में परिवर्तित कर। सही कहा भाई, उतने ऊंचे पर्वत पर जो है एक आध लोग रहते हैं, दो चार लोग रहते हैं, यही तो उनका झुंड है। अब क्या करेंगे? को पर्वत के जो है बर्फ को जो है भगा देंगे क्या? कहीं से हटा देंगे? कहीं जो उठा करके ले जाएंगे क्या? बड़े बड़े चट्टानों को हटा देंगे क्या? नहीं, उनकी ताकत नहीं है। इसीलिए वो प्रकृति के साथ में क्या करते हैं? समन्वय बनाते हैं, दोस्ताना रिश्ता रखते हैं। बोलते हैं ठीक है भाई, जैसा आप चाहो वैसा कर लो, लेकिन मैं भी आपके जो वातावरण के साथ में समझौता करके जो है
रह सकता हूं। तो इस प्रकार जो है नियतिवादियों का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि प्रकृति ही सर्वशक्तिशाली है। नियतिवादियों का मानना है कि प्रकृति के आगे मानव बौना है और प्रकृति अपने अनुसार मानव को जैसे चाहती है वैसे नचाती है। इसका उदाहरण आप देख लें कि अति उच्चतम स्थल पर पर्वतीय क्षेत्र में जो है ठंडे जो हिम वाले क्षेत्र है उस जगह जो है क्या है प्रकृति के अनुसार लोग रह रहे हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र के बाद में आप जो है मैदानी क्षेत्र की चर्चा करें तो मैदानी क्षेत्र के लोग जो है सपाट मैदान में जो है उसी अनुकूल सारा जो है प्रकृति के आधार पर कार्य करते हैं। तो वहीं सागरीय क्षेत्र की चर्चा भी कर ले दोस्तों। तो समुद्री इलाकों में रहने वाले लोग समुद्री वातावरण जलीय वातावरण के साथ में समन्वय बनाता है और जो है प्रकृति के आधार पर सारी क्रियाओं को करता है। यानी कि प्रकृति के आगे मानव घुटना टेके हुए है और प्रकृति बोलती है खबरदार आप जो आगे बढ़ा तो मैं अपना उग्र रूप धारण करके आपको क्या कर दूंगा।